हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े थे और स्नेल्स लॉ का कुछ एप्लीकेशन देखे थे, जैसे अपर डेप्थ, लैटरल शिफ्टिंग, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी वगैरह को पढ़े थे। अब इसी में आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या, आप सब जानते हैं कि लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता तो नॉर्मल से दूर चला जाता। जैसे लाइट जो है डेंसर से रेयर में, सपोज करो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 बोल रहे हैं, इसको μ2 बोल रहे हैं। तो लाइट जो है इतना एंगल पे इंसिडेंट हुआ और सपोज करो नॉर्मल से दूर ऐसे चला गया। अगर आई को बढ़ाएंगे तो ये आर भी बढ़ते जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा करके हम लोग इतना करते हैं, ठीक ना, लाइट इतना एंगल पे इंसिडेंट हो जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, यानी सरफेस को ग्रेज करते हुए चला जाए। थोड़ा समझना, इतना एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक ना। आई को बढ़ाते जाते हैं तो आर बढ़ते जाता है। आई को बढ़ा के इतना कर दो कि आर का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री। यानी अगर सिंगल फिगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, बोलेंगे कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और इतना एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तब इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, μ1 sin c इज इक्वल टू μ2 sin 90 डिग्री। स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। μ1 sin c हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, यानी sin c कितना हो गया जी, μ2 बाई μ1। याद रखना है μ2 जो है रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब μ1 जो है वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वैसे आप चाहें तो इसी को देखो ऐसे लिख दिए μ1 बाई μ2, तो ये गलत तो नहीं हुआ। या इसी को लिख दिया 2μ1, ये भी वही बात है। लेकिन आप याद ऐसे रखिएगा, साइन सी जो है क्या होता है, μ2 बाई μ1, ये जनरल फॉर्मूला है। तो आपके दिमाग में आएगा कि हम तो 1 बाई μ पढ़े थे, आप तो μ2 बाई μ1 पढ़ा दिए। बोलेंगे नहीं, देखो अगर ये रेयरर मीडियम जो है, अगर एयर होता, फॉर एयर, मान लो ये रेयरर मीडियम जो है वो एयर होता, तो उस केस में जिसको μ2 बोले हैं, μ2 1 हो जाता। और डेंसर मीडियम के अगर μ1 को हम μ बोल दें, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ से डिनोट करें, और दूसरा मीडियम जब एयर रहे, तब आप साइन सी अगर निकालेंगे तो 1 बाई μ आ गया। इसीलिए अक्सर लोग फॉर्मूला याद रखता है 1 बाई μ, लेकिन ये 1 बाई μ तब वैलिड होता है जब एक मीडियम एयर हो और दूसरा कोई डेंसर मीडियम हो, तब साइन सी हो गया 1 बाई μ, तो सी हो गया साइन इनवर्स 1 बाई μ, और इसी सी को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज में इसलिए आता है
क्योंकि अक्सर क्रिटिकल एंगल का बात जब भी होता है ना तो एक मीडियम एयर रहता है, इसलिए 1/μ कर लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। लाइट अगर ग्लास से वाटर में जाए तो वहाँ भी तो क्रिटिकल एंगल हो सकता है। तो जनरल फॉर्मूला ये है, ऊपर में रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे में डेंसर मीडियम का, इसको याद रखना। तो इसको डिफाइन कैसे करें? कोई पूछेगा क्रिटिकल एंगल का डिफिनीशन क्या होगा, तो बोलेंगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक ना? उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री। और याद रखेंगे इसमें ये बात कि व्हेन लाइट enters from denser to rarer medium, तभी जो है ये बात संभव है। रेयरर से डेंसर में जाने पे कोई क्रिटिकल एंगल नहीं मिल सकता। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग बात समझे ना क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड। क्या बतलाए कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। इसका फॉर्मूला क्या बोले, साइन सी μ2/μ1 रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाई डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एक मीडियम एयर हो तो सीधे 1/μ बोलेंगे, जहाँ म्यू जो है वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखो इसी में एक बात और सीखना है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में हम लोग TIR भी लिखते हैं। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते गए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ के 90 डिग्री हो गया। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे भी ज़्यादा करते, यानी समझें, जैसे क्रिटिकल एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो वो 90 डिग्री पे चला गया। लेकिन अगर लाइट जो है क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो तब क्या होगा? तब लाइट जो है ना सेम उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तब लाइट बाहर ना निकल के, रिफ्रैक्शन ना हो करके इसी मीडियम में लौट जाता है। तो इस फिनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक ना? एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो जब आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है और इस फिनोमेनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बोलेंगे व्हेन लाइट enters from denser to rarer medium, then it deflects away from the normal। बोलते हैं ना नॉर्मल से दूर चला जाता है। if the angle of incidence is greater than the critical angle, then light reflects into the same medium। It is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में TIR लिख दिया। ठीक ना?
अब आगे हम लोगों को कुछ नेचुरल फिनोमेनन के बारे में सीखना है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। तब तक आप लोग क्या करें, इसको लिख लें। हाँ जी, हम लोग अब जो है कुछ नेचुरल फिनोमेनन को देख रहे हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। सब नेचुरल फिनोमेनन बेस्ड ऑन, ठीक ना, देखो भाई, फिनोमेनन बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो देखें, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे मिराज को। जैसे आप हॉट डेजर्ट में चले जाएं, जहाँ पे टेम्परेचर रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रहता है, बालू वगैरह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब एक अलग तरह के आप फिनोमिनन को देखें। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक पाम ट्री है, ठीक ना, एक पाम ट्री है और नीचे का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर, और ऊपर में है लो टेम्परेचर। तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, वो मीडियम रेयरर होता है, और ये हो गया डेंसर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मीडियम रेयरर से डेंसर होते जाएगा। अब सपोज कीजिए जैसे यहाँ से लाइट चला, लाइट आकर के इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, यही हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जाहिर है ऊपर का मीडियम डेंसर है, नीचे का रेयरर है, तो नॉर्मल से दूर चला गया, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए लाइट जो है, फिर ऊपर में डेंसर है, नीचे में रेयरर है। अब देखो पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस अब हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लो बढ़ते जा रहा है। अब लाइट जो है नॉर्मल से और दूर चला गया, अब लाइट यहाँ पहुँचा। अब ये जो एंगल है अगर ग्रेटर देन हो क्रिटिकल एंगल से, ठीक ना, देखना यहाँ डायग्राम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखो इस एंगल से, क्योंकि ये डेंसर है, रेयरर है, तो लाइट जो है नॉर्मल से ज़्यादा दूर भागेगा। अब यहाँ पहुँचा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन हो क्रिटिकल एंगल से, तब उस केस में लाइट जो है इधर आने के बजाय ये रिफ्लेक्ट कर गया, है ना, लाइट रिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे चला गया। अब जो है लाइट तो ऊपर जाने लगा, तो लाइट जब ऊपर जाने लगेगा तब तो ये रेयरर से डेंसर में जाएगा, तब तो ये नॉर्मल की ओर ना बेंड करेगा। यानी देख लो लाइट एक तरह से कर्व पाथ को ऐसे फॉलो कर रहा, और जब आप इधर से देखेंगे ये लाइट आपके आंख में जब पहुंचेगा तो आपको यही लगेगा कि लाइट इधर से कहीं से आ रहा, ठीक ना, लगेगा कि लाइट जो है इधर से कहीं आ रहा, और जो पाम ट्री ऐसा है वो उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो अक्सर ऐसा फील होता है कि ज़रूर यहाँ वाटर मौजूद है,
जिसका हम लोग पानी के अंदर में इस पाम ट्री का हम लोग इमेज को देख पा रहे हैं वाटर के इनसाइड में। तो इस फेनोमेनन को बोला जाता है मिराज, ठीक ना। अब देखिए, अगर यही कोल्ड डेजर्ट में चले जाएं, आप साइबेरिया में चले जाएं, एक फेनोमेनन है जिसको लूमिंग बोलते हैं। तो देखिए, कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है कि बॉटम का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ये लो टेम्परेचर है तो जाहिर है डेंसर है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाई टेम्परेचर होगा, तो ये रेयरर है। अब सपोज कीजिए आप कोल्ड डेजर्ट में गए हुए हैं घूमने के लिए, ठीक ना, स्केटिंग बोट पे थे। सपोज कीजिए बोट आपका यहाँ पर है और आप जो हैं उतर करके इसमें वॉक करने लगे। कुछ देर के बाद मान लो इधर कहीं पहुँचे और ढूंढने लगे अपने बोट को, तो बोट दिखाई नहीं पड़ रहा। तो देखो ऐसा हो जाता है जैसे यहाँ से लाइट चला, तो एक ऐसा मीडियम है, नीचे डेंसर ऊपर रेयरर, तो नॉर्मल से दूर चला गया, फिर नीचे डेंसर ऊपर रेयरर, नॉर्मल से और दूर चला गया। अब देखो जी, अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बढ़ते गया, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना, यहाँ कुछ ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा। आई अगर सी से बड़ा हो गया तब क्या होगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब जो है ये लाइट ऊपर है कैसा मीडियम, रेयरर, नीचे डेंसर, तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। तो आप क्या देखेंगे कि यही जो बोट है, क्योंकि आपके आंख में जब लाइट इंटर करेगा तो आपको यही लगेगा कि लाइट जो है इधर कहीं से आ रहा, यानी कि वास्तव में तो लाइट ऐसे कर्व पाथ को फॉलो करते हुए आपके आंख में है, लेकिन आंख तो सीधा देखता है, जिधर से लाइट आ रहा है समझता उधर ही ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि इसका इमेज इधर बन गया, है ना, बोट का इमेज इधर बन गया, और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस फेनोमेनन को लूमिंग बोलते हैं। समझ गए, मतलब देख लो उल्टा हो गया, लगेगा कि बोट मेरा कहाँ चला गया भाई, तो ऊपर आसमान में चला गया, जबकि बोट तो यहीं पर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है इस तरह के पाथ को फॉलो करता है। तो ये दो नेचुरल फिनोमेनन को डिस्कस किए। चलिए पहले आप इसको लिख लें। हाँ जी, अब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड एक और जो है आप कह सकते हैं डिवाइस अपरेटस कुछ भी, जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है, जिसके हेल्प से हम लोग इंडोस्कोपी वगैरह भी करते हैं, ठीक ना। पेट वगैरह के अंदर में बीमारी जो रहता है तो हम लोग वहाँ लाइट को सेंड करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से। तो ऑप्टिकल फाइबर अक्सर 12th के एग्ज़ाम में आते भी रहता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, फाइबर तो समझ ही रहे हैं कि एक पतला सा समझो रेशा हो गया, यही फाइबर हो गया, है ना। समझो एक पतला सा बिल्कुल फाइबर कहो जो प्लास्टिक से या ग्लास से बना हुआ रहता है, ठीक ना, बिल्कुल एक पतला सा है धागा जैसा। अब देखो होता क्या है कि इसका रेडियस बहुत कम होता है, मिलीमीटर में होता है, और इसके ऊपर में हम लोग कोटिंग कर देते हैं। जैसे अगर ग्लास का ये बना हुआ है तो ऊपर में जो हम लोग
समझो पेंट कर दिए या कोटिंग कर दिए, जिस मटेरियल से इसको कोटिंग किया गया उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक ना, उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम, ठीक ना। मतलब कि कोट आगे हम ये सब चीज़ लिख देंगे। जिस मटेरियल से ऊपर से हम लोग कोटिंग करते हैं वो फाइबर के मटेरियल के कंपैरिजन में रेयरर होना चाहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। अब देखो इसमें होता क्या है कि लाइट जब इंसिडेंट होता है इस स्मॉल पार्ट पे, फाइबर के इस होल पे कहो, तो एक तरह से वो डाइवर्ज कर जाता है। और होता क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जनरली जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, और लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हेल्प से एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करता, ठीक ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हेल्प से एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करता है, और इस तरह से लाइट का जो इंटेंसिटी है, एनर्जी है, उसका बहुत कम लॉस होता है। यानी लाइट का यहाँ जो इंटेंसिटी है लगभग इंटेंसिटी यहाँ भी उतना ही है, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता है। अब ऐसा ही हम लोग ढेर सारा फाइबर को बंडल बना लें, है ना, ऐसा ढेर सारा फाइबर को एक बंडल बना लें, तब इसी को हम लोग लाइट पाइप बोलते हैं। तब इसका नाम क्या हो जाता है? लाइट पाइप। अब इसका यूज जो है मेनली वैसे डिजीज जो हम डायरेक्ट जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, जो इंडोस्कोपी वगैरह होता है, उस सब में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से लाइट को भेजते हैं। और ऐसा करते हैं, आप फिगर को आप बना लें और तुरंत जो है हम इसका डिटेल में नोट्स लिख दे रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें। तो ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कुछ लिटरेचर में लिखने के लिए, तो देखिए हम डिटेल में लिखें, एक बार डिक्टेट कर देते हैं आप लोगों को। देखिए, एन ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी थिन फाइबर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक हैविंग अ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, ठीक ना, 10⁻⁻⁶ मीटर में इसका जो है रेडियस होता है, मतलब बहुत पतला फाइबर होता है। ये बंडल ऑफ सच थिन फाइबर्स फॉर्म से लाइट पाइप, ठीक ना, यही पतला पतला फाइबर मिल करके लाइट पाइप को फॉर्म करता है। द फाइबर इन ए लाइट पाइप मस्ट बी ऑप्टिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब बहुत सा फाइबर है ना, तो सब एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए, ऑप्टिकली इंसुलेटेड होना चाहिए। दिस इज यूजुअली डन बाय कोटिंग ईच फाइबर विथ ए मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन दैट ऑफ द फाइबर। इसके ऊपर में हम लोग ऐसे मटेरियल का कोटिंग कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइबर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। अब देखो, चूंकि ये स्मॉल रेडियस है, तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल रेडियस लाइट गोइंग इनटू इट गेट्स डाइवर्स्ड एंड the angle of incidence is greater than the critical angle and hence total internal reflection takes place। देखो शॉर्ट में TIR लिख दिए, total internal reflection takes place। the light is transmitted along the fiber, ठीक ना, लाइट इस फाइबर में ट्रांसमिट करता है विदाउट अप्रेसिएबल लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का उतना लॉस नहीं हुआ और लाइट इस एंड से इस एंड तक आ गया। इवन द फाइबर पुट इन द कॉम्प्लिकेटेड, यानी फाइबर को आप टेढ़ा मेढ़ा भी करके रख देंगे तो लाइट इधर से इंटर करेगा, इधर से बाहर आ जाएगा। अब यूजेज में दो यूज लिख दिए।
एक लिख दिए हैं, इट इज यूज टू डिटेक्ट डिजीज एज इन साइड द बॉडी, बॉडी के इन साइड के डिजीज को डिटेक्ट करता है, और उसी को इंडोस्कोपी भी बोलते हैं, दैट इज इट इज यूज फॉर इंडोस्कोपी। और सेकंड पॉइंट में लिख दिए, इट इज यूज टू ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल, डाटा सिग्नल वगैरह, डेटा सिग्नल होता है ना, एक एंड से दूसरे एंड तक भेजना हो, एक रूम से दूसरे रूम में भेजना हो, तो उसके लिए भी ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग यूज में लाते हैं। इट इज यूज टू ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल थ्रू द लाइट पाइप, लाइट पाइप के हेल्प से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेज देते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, तो इसको आप लिख लें। आइए अब हम लोग सीखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। देखो एक्चुअल में प्रिज्म जो है ना वो इस शेप में होता है, ऐसे रहता है, इस तरह से। हम लोग जनरली इसके इस क्रॉस सेक्शन को दिखाते हैं, थोड़ा समझना। सपोज करो ये प्रिज्म, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। लाइट जो है इस पे इंसिडेंट हुआ, सपोज कीजिए इधर रिफ्रैक्ट हो गया, जा रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक ना, लाइट जा रहा था इस डायरेक्शन में, चला गया इस डायरेक्शन, चला गया इस डायरेक्शन। अब चलिए लाइट यहाँ पहुँचा, फिर डेंसर से रेयरर में जाने लगा। अब ये जो नॉर्मल है, थोड़ा समझेंगे, जैसे इसको बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन लाइट जब यहाँ पहुँचा तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाएगा, इसको जनरली हम लोग आर डैश से डिनोट करते हैं, यही ना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब लाइट बाहर निकला इस प्रिज्म से, ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसको हम लोग आई डैश से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग इमर्जेंट रे भी बोलते हैं, और इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग इमर्जेंट रे, और आई डैश को बोल देते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। आई को बोल दिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आई डैश को बोल दिए एंगल ऑफ इमर्जेंस। थोड़ा देखें, लाइट जो है जा रहा था इस डायरेक्शन में, बेंड कर गया इधर, फिर दोबारा में लाइट देखो जा रहा था इस डायरेक्शन में, चला गया इधर, चला गया इधर, तो एक बार और डेविएशन हुआ लाइट का। देखो इसको अगर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसको आगे बढ़ाए, और इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसको भी आगे बढ़ाए, तो हम लोगों को रिलेशन देखना है कि आर आर डैश थीटा में क्या रिलेशन होगा, ठीक ना, आई आर में क्या रिलेशन है, आर डैश आई डैश में क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये सब हम लोगों को जानना है, ठीक। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। एक मिनट के लिए मान लो ये एंगल अल्फा, तो देखो इतना तो बोलेंगे ना, आर प्लस आर डैश प्लस अल्फा 180, ट्रायंगल है, आर प्लस आर डैश प्लस अल्फा 180। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसमें ये एंगल 90, ये भी 90,
तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया 180। ध्यान से देखें, आर प्लस आर डैश प्लस अल्फा 180, थीटा प्लस अल्फा ये भी क्या हो गया 180, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, तो ये दोनों मिल करके 90 होगा। इस दोनों को कंपेयर करके देखो, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आर प्लस आर डैश प्लस अल्फा थीटा प्लस अल्फा यानी आर प्लस आर डैश थीटा, है ना। इसको बोल दिए इक्वेशन ए, आर प्लस आर डैश थीटा के इक्वल होगा, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो, ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है, बार बार यूज में आएगा। आर और आर डैश मिलके थीटा के इक्वल होगा। अब अगर एंगल ऑफ डेविएशन का बात किया जाए तो देखो, लाइट जा रहा था इधर, चला गया इधर, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। फिर सोचो, लाइट जा रहा था इधर, चला गया इधर, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। सोच लो, दोनों केस में डेविएशन क्लॉकवाइज न हुआ है, जा रहा था ऐसे, मुड़ गया इधर क्लॉकवाइज, फिर जा रहा था इधर, फिर इधर मुड़ गया क्लॉकवाइज। अगर नेट डेविएशन का बात हो तो ऐसे बोल सकते हो कि लाइट जा रहा था इधर और फाइनली चला गया इधर, इसको पीछे एक्सटेंड करें, यही हो गया नेट डेविएशन। तो ऐसे भी सोचो, ये डेल्टा 2, तो ये भी डेल्टा 2 होगा कि नहीं। तो इस ट्रायंगल में बोल सकते हो ना, ये एक्सटर्नल एंगल ना है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मिल के डेल्टा हो गया। यानी कि हमसे अगर नेट डेविएशन पूछा जाए तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। एक बात और देखो, डेल्टा 1 प्लस आर मिल के आई के इक्वल, ये पूरा एंगल आई के इक्वल, तो डेल्टा 1 प्लस आर हो गया आई, यानी डेल्टा 1 हो गया आई माइनस आर। और यहाँ देख लो, डेल्टा 2 प्लस आर डैश मिल के आई डैश के इक्वल, डेल्टा 2 प्लस आर डैश आई डैश के इक्वल। तो डेल्टा 2 क्या हो गया जी, तो आई डैश माइनस आर डैश, है ना। देखो, डेल्टा 1 आई माइनस आर और डेल्टा 2 आई डैश माइनस आर डैश। पूछा जाए कि नेट डेविएशन क्या होगा, ठीक ना, नेट डेविएशन, तो जाहिर है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना, आई माइनस, डेल्टा 2 कितना, आई डैश माइनस आर डैश। देखो तो क्या हो गया, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। देखो तो आर प्लस आर डैश क्या हो गया, थीटा, यानी डेविएशन हो गया आई प्लस आई डैश माइनस थीटा। देखो, आर प्लस आर डैश थीटा के इक्वल और डेविएशन आई प्लस आई डैश माइनस थीटा। यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के थ्रू निकालना हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, एंगल ऑफ इमर्जेंस देखो, ये अगर दोनों मालूम है उसमें इन दोनों को ऐड करके थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो, अब हम लोग आई और आर में रिलेशन क्या लिखेंगे। अगर प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू हो और ये मीडियम एयर है, तो देखो तो क्या लिख सकते हैं, 1 साइन आई, स्नेल्स लॉ से म्यू साइन आर। यहां से अगर आई निकाले तो साइन इनवर्स म्यू साइन आर, ठीक है। इसको इक्वेशन जो है थर्ड बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे
रिलेशन लिखे स्नेल्स लॉ के, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आई डैश, तो बोलेंगे म्यू साइन आर डैश 1 साइन आई डैश। यहाँ से अगर आई डैश निकालें तो साइन इनवर्स म्यू साइन आर डैश। ठीक, या आप जानते हैं ना आर प्लस आर डैश मिलके थीटा होता है, अभी हम लोग पढ़े ना आर प्लस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स म्यू साइन थीटा माइनस आर डैश को थीटा माइनस आर लिखते है ना। अब सोचिए इस आई का और आई डैश का वैल्यू इक्वेशन बी में रखें, तो फ्रॉम इक्वेशन बी डेविएशन कितना आ गया आई, आई के जगह क्या लिखें साइन इनवर्स म्यू साइन आर प्लस आई डैश साइन इनवर्स म्यू साइन थीटा माइनस आर माइनस थीटा, है ना। समझ लो इस पूरे इक्वेशन में देख लो आर एक वेरिएबल है, थीटा तो एक फिक्स वैल्यू है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलते जाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना वो बदलेगा, है ना। अब अगर तुमसे कोई ये पूछते कि डेविएशन जो है मिनिमम कब होगा, ठीक ना, लाइट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम से कम कब होगा, तो फॉर मिनिमम डेविएशन बोल सकते हैं डी डेल्टा बाई डी आर शुड बी इक्वल टू 0। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, आफ्टर सॉल्विंग we get r इजकल टू थीटा बाई 2। डी डेल्टा बाई डी आर जब 0 करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद r आता है थीटा बाई 2। सोचो अगर r थीटा बाई 2 हो जाए तो r डैश भी गारंटी है थीटा बाई 2 हो जाए। मतलब कि जब ये एंगल थीटा बाई 2 और ये एंगल थीटा बाई 2 हो तो डेविएशन मिनिमम होता है। और एक चीज़ समझ लो, अगर r और r डैश इक्वल हो गया तो देखो i क्या है साइन इनवर्स म्यू साइन आर, आई डैश क्या है साइन इनवर्स म्यू साइन आर डैश, तो r डैश भी अगर r के इक्वल हो गया तो i और i डैश भी इक्वल हो जाएगा ना। यानी याद रखना अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो ये भी दोनों एंगल इक्वल हो। बोलेंगे देन i विल बी इक्वल टू i डैश। यानी इस बात को याद रखना है कि मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों क्या होता है इक्वल होता है, आई और आई डैश इक्वल होगा। तो डेविएशन का अगर वैल्यू हम लोग उस केस में लिखें तो आई प्लस आई माइनस थीटा करेंगे ना। तो चलिए यहाँ तो जगह नहीं है, पहले आप इसको लिख लें तो आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग मिनिमम डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझे आई और आई डैश इक्वल होगा। देखो आई और आई डैश जब इक्वल होगा ना तो ऐसा लगता है कि लाइट सिमेट्रिकली पास कर रहा है, ऐसे गया ऐसे निकल, यानी लाइट सिमेट्रिकली पास कर रहा है। तो बोलेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन आई प्लस आई माइनस थीटा, यानी 2i माइनस थीटा, ठीक ना। ये मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला आया। देखो यहाँ से अगर i का वैल्यू निकाल लो तो क्या आ गया डेल्टा m प्लस थीटा बाई 2, ठीक ना। ये मिनिमम डेविएशन के केस में आया आई डेल्टा m मतलब मिनिमम डेविएशन प्लस थीटा बाई 2।
और r तो मालूम है ही कितने के इक्वल है, θ/2, जब मिनिमम डेविएशन होगा तब। देखो अगर अब हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करें तो आप जान रहे हैं स्नेल्स लॉ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए 1 sin i इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए बोलेंगे 1 sin i म्यू साइन r। म्यू क्या हो गया जी, साइन i बाई साइन r। मिनिमम डेविएशन के केस में, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, म्यू क्या लिखेंगे, साइन आई के जगह हो गया डेल्टा m प्लस θ/2 और r हो गया θ/2, है ना। देखो जी डेल्टा m प्लस θ/2 और ये भी हो गया θ/2। तो थीटा जो है अगर वेरी स्मॉल हो, ये तो अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया, चलिए, लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, मिनिमम डेविएशन के केस में। इसमें भी अगर थिन प्रिज्म का बात हो, फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म का मतलब होता है ना जिसमें थीटा वेरी स्मॉल हो, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा हो जाए, ठीक ना। व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक ना, इसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इसको थीटा बोले हैं, या इसी को रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख देते हैं, यानी साइन को हम लोग हटा देते हैं। तो साइन हटा दो तो डेल्टा m प्लस θ/2, θ/2, 2 कैंसिल हो गया, म्यू इंटू थीटा, डेल्टा m प्लस थीटा, डेल्टा m हो गया म्यू माइनस 1 इंटू थीटा। देखो ये जनरल फॉर्मूला नहीं, ये स्पेशल केस का फॉर्मूला है, जब मिनिमम डेविएशन का बात हो और थिन प्रिज्म हो। दो कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन एंड थिन प्रिज्म हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। जो आगे डिस्पर्सन स्पेक्ट्रा ये सब जो टॉपिक है उसमें अक्सर थिन प्रिज्म को यूज में लाया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग काम करते हैं। तो देखिए प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल को बनाने के लिए जो आपको बेसिक कंसेप्ट का ज़रूरत है वो यही है, इससे ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट का ज़रूरत नहीं है। बस न्यूमेरिकल बनाएंगे और हमारा जो है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। क्या क्या हम लोग सीखे, r और r' मिलके थीटा के इक्वल, मिनिमम डेविएशन के लिए i और i' इक्वल होना चाहिए, r और r' इक्वल होना चाहिए, है ना। फिर मिनिमम डेविएशन के केस में हम लोग सीखे कि आप म्यू ए लिख सकते हैं या मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू थीटा लिख सकते हैं, बशर्ते कि थीटा वेरी स्मॉल हो, उसको थिन प्रिज्म बोलते हैं। तो चलिए पहले इसको लिख लें। तो देखिए प्रिज्म से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को तो आपको सिखा दिया, ये फॉर्मूला वगैरह जो है ना अच्छे से याद रखना है, इक्वेशन को एक बार रिवाइज कर लेना है। अगले क्लास में पहले प्रिज्म से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे और उसके बाद जो है जो 12th का मेन सिलेबस है जिसमें हम लोगों को रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ना है, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे। आज इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।